हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। इनकम टैक्स में जो टैक्स लगाने का जो बेस होता है वो क्या होता है, कैसे मतलब किसी से ये डिसाइड करे कि इस पर्सन को टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फॉरेनर जो आते हैं उनको कितना टैक्स देना चाहिए, क्या कंडीशंस होती है कि फॉरेनर्स यहाँ पे जो रुकेंगे उसके आधार पर जो टैक्सेबिलिटी का जो बेस होगा वो क्या होगा। तो हमारा ये जो चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस बस इसी के बारे में डिस्कस करेगा कि कौन सा ऐसा पर्सन है। पर्सन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीआई। इनके टैक्स लगाने का बेस क्या होगा, किस बेसिस पे हम टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, इंडिया में जन्म लेने वाले व्यक्ति के हिसाब से लगाएंगे, या बाहर जो जन्म लेता है उसके हिसाब से लगाएंगे, या सिटीजनशिप के बेसिस पे लगाएंगे कि भारत का नागरिक है तो इतना, भारत के बाहर का है तो इतना। मतलब क्या हमारा इसका बेस रहेगा टैक्स लगाने का। वो टैक्स लगाने का जो बेस है वो हमारा किस में होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस में होता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी रेजिडेंशियल स्टेटस को, कि रेजिडेंशियल स्टेटस में जो हम टैक्स का जो बेस लगाएंगे वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे एक एक एसएससी का। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस में बेसिकली अपन को पढ़ना क्या है इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो चैप्टर है इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे। पहला पहला तो पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, क्या बेस होगा। दूसरा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कि हमारी जो इनकम हम जो काउंट करते हैं उसका स्कोप क्या है, दायरा क्या है, कौन सी इनकम आएगी कौन सी नहीं आएगी, किस तरीके की इनकम को, किस नेचर की इनकम को हम इंक्लूड करेंगे, किस टाइप की नेचर की इनकम को एक्सक्लूड करेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ इनकम पे। सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन सेक्शन 6 जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस का है पूरे चैप्टर में 6। और स्कोप ऑफ टोटल इनकम को डिफाइन किया गया है किसमें, सेक्शन 5 में। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सेक्शन 6 जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस का है, और स्कोप ऑफ टोटल इनकम होता है हमारा किसमें, सेक्शन 5 में होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस में अगर मैं कैटेगरी वाइज करूं तो मैंने इंडिविजुअल और एचयूएफ का अलग किया है। ठीक है, फर्म, एओपी, बीओआई, एलएलपी, कंपनी, जितने भी बाकी एसएससी बचे उनका अलग किया। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल और एचयूएफ का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला रेजिडेंट कैटेगरी में, दूसरा नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में, और तीसरा जो नई इंट्रोड्यूस हुई है डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट के केस में, ठीक है, कि आप नहीं हो लेकिन हम आपको मान लेंगे कि आप रेजिडेंट हो। तो रेजिडेंट, डीम्ड रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये किसके लिए, ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। बाकी जितने भी एसएससी बचे, फार्म, एलएलपी, ओपी, बीवाई, कंपनी, उनके लिए सिर्फ दो ही क्राइटेरिया है, रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना, बस। क्लियर हो गया। स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात करें तो जो स्कोप, जो इनकम का जो दायरा है, टैक्सेबिलिटी का दायरा है, वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के हिसाब से अलग है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हिसाब से अलग रहेगा, और नॉन रेजिडेंट के हिसाब से अलग रहेगा। ठीक है, तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए तो अपन पढ़ेंगे कि जितनी भी ग्लोबल जो इनकम है वो सबके लिए टैक्सेबल है। यानी आप इंडिया में कमा रहे हो तो टैक्सेबल है, इंडिया वाली तो टैक्सेबल है ही है। अगर आप फॉरेन में कोई कमा रहे हो और अगर आपका स्टेटस क्या है, रेजिडेंट एंड ओआर, तो वो फॉरेन वाली इनकम भी आपका इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आप नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की कैटेगरी में आते हो तो हम वहां पर फिर आपके डीम्ड वाले प्रोविजन लगाएंगे, कि यानी कुछ इनकम आपके इंडिया में टैक्सेबल होगी कुछ नहीं होगी। ठीक है, और नॉन रेजिडेंट के केस में हम स्पेसिफाइड देखेंगे कि कौन सी इनकम जो है वो नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल हो सकती है। ठीक है, चलिए जी, अब अपन एक एक का शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, कि इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसमें क्या हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस में मैंने आपको बताया कि तीन तरह की बातें होगी, रेजिडेंट है या एनओआर है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, रेजिडेंट और एनओआर या नॉन रेजिडेंट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेजिडेंट और अगर नॉन रेजिडेंट का जो क्राइटेरिया है वो उसके लिए देखते हैं बेसिक कंडीशंस। क्या देखते हैं, बेसिक कंडीशंस, कि आपकी बेसिक कंडीशंस जो है, दो तरह की हमारी बेसिक कंडीशंस होती हैं, और दोनों बेसिक कंडीशन में से अगर वो व्यक्ति इंडिविजुअल या एचयूएफ, इंडिविजुअल जो है वो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, एटलीस्ट वन कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है,
तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बोलेंगे, एटलीस्ट वन कंडीशन। और अगर वो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। पहली बात, रेजिडेंट होने के लिए दो बेसिक कंडीशन होती है, दोनों बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। और अगर एक भी नहीं हुई यानी दोनों ही नहीं हो पाई तो हम उससे फिर क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। एनओआर और ओआर, ओआर और एनओआर के लिए ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए हम देखते हैं क्या, एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन कितनी होती है, दो। एनओआर के लिए भी कितनी कंडीशन होती है, दो कंडीशंस होती है, ठीक है। तो एनओआर के लिए जब अपन देखेंगे तो एडिशनल कंडीशन में अगर दोनों की दोनों पूरी हो रही है, दोनों सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर क्या होगा, एनओआर। और अगर दोनों पूरी नहीं हो रही है, नहीं पूरी हो रही है, तो फिर क्या होगा, एनओआर। यानी एक भी पूरी हो रही है तो भी एनओआर, दोनों पूरी नहीं हो रही है तो भी एनओआर। क्लियर हो गया। तो हम जो स्टेटस है वो इसी तरीके से पढ़ेंगे इसका, कि ओआर एनओआर ये हमारे बाद की क्राइटेरिया रहेगी। पहले हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल का रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का क्राइटेरिया। यानी मैं इसको यहां से डिफाइन करूँ आपको, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेजिडेंट, कि कोई व्यक्ति रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट है तो फर्दर इसको ये पढ़ेंगे कि वो ओआर कैटेगरी में आता है या एनओआर कैटेगरी में आता है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। रेजिडेंट होने के लिए बेसिक कंडीशंस देखते हैं, क्या देखते हैं, बेसिक कंडीशंस। और ओआर और एनओआर के लिए अपन क्या देखते हैं, एडिशनल कंडीशंस देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि हमारी बेसिक कंडीशंस क्या कहती है। बेसिक कंडीशंस कहती है कि अगर कोई व्यक्ति प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज रहता है, कितने दिन, 182 डेज, याद रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में 182 दिन रहता है, 182 दिन या उससे ज्यादा, बस मिनिमम की बात करेंगे हम, ज्यादा रहे तो बहुत अच्छी बात है, 182 दिन अगर इंडिया में रहता है तो वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, मान लो आप पहली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन कहती है कि आप अगर इंडिया में, कोई व्यक्ति इंडिया में 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा रहता है, कब, प्रीवियस ईयर में। सारी कहानी कब की, प्रीवियस ईयर की। एंड, और इसके साथ अटैच है, एंड मतलब इसके साथ ये कंडीशन जुड़ी हुई है, 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है। जैसे अभी अपन एग्जाम में पढ़ रहे हैं 22 23, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। इससे पहले के 4 साल, इससे पहले के 4 साल, 4 साल कौन सा हो गया, 21 22, 20 21, 19 20 और 18 19, 18 19 19 20 20 21 21 22। प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में अगर आप 365 दिन इंडिया में रहते हैं, और प्रीवियस ईयर में कितने दिन, 60 दिन, ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर में 60 दिन, क्योंकि इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर में 60 दिन, और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में 365 दिन अगर आप इंडिया में रहते हो तो हम आपको क्या मानेंगे, रेजिडेंट मानेंगे। क्लियर है जी। चलिए जी, एक एक वर्ड को ध्यान से समझना। इसके बाद जो आता है कि एक एक्सेप्शन दिया गया, इस सेकंड वाले के लिए एक्सेप्शन दिया गया कि भैया ये जो 60 दिन है, इस 60 दिन की जो जगह है, 60 दिन की जो जगह, 60 दिन की जो जगह है, हम 182 दिन लेंगे, सब्स्टिट्यूटेड बाय 182 डेज इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, द पीरियड ऑफ 60 डेज गिवन इन टू अबव। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हमारा इफेक्ट आ रहा है ये, कि जो दूसरी वाली जो कंडीशन है, हमने जो प्रीवियस ईयर में जो 60 दिन देखे, उस 60 दिन की जगह मैं क्या देखूंगा, 182 डेज देखूंगा, अगर ये तीन तरह की कैटेगरी में मेरा इंडिविजुअल आ रहा है। तो पहली कैटेगरी क्या, कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक है, पहली कंडीशन, लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आप भारत छोड़कर प्रीवियस ईयर में जाते हैं, किसके लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, जॉब करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं प्रीवियस ईयर में भारत छोड़कर, तो हम आपके लिए 60 दिन की जगह कितने दिन देखेंगे, 182 दिन। किसके लिए, दूसरी कंडीशन में, बस ये ध्यान रखना। दूसरी क्या चीज है, अगर आप एक इंडियन सिटीजन है, अगर आप एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप,
एक भारतीय जहाज के क्रू मेंबर के रूप में आप भारत छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, यानी आपकी नेवी डिपार्टमेंट में ड्यूटी है या कोई आप किसी कंपनी का आप शिप चला रहे हैं, तो वहां पर फिर जो है आप एज ए क्रू मेंबर हो गए, तो वहां पर हम दूसरी कंडीशन 60 दिन की जगह, ये जमेला 60 दिन का है, 60 दिन की जगह हम कितने दिन देखेंगे फिर यहाँ पर 182 दिन देखेंगे। क्लियर? 60 दिन की जगह हम कितने दिन देखेंगे प्रीवियस ईयर में, सिर्फ प्रीवियस ईयर में, बाकी वो 4 साल वाला कंडीशन तो पूरा रहेगा सेम। ठीक है। तीसरी क्या है कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं या और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। अब जाने की बात नहीं हो रही, अब आने की बात हो रही है। अगर आप एक इंडियन सिटीजन है या आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, आप, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, इनमें से किसी एक का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया के टाइम पे हुआ है। और भारत का विभाजन कब हुआ? 1947 में। तो 1947 से पहले आपका या आपके माता पिता का या आपके दादा दादी का, इनमें से किसी एक का जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है तो आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ठीक है। और आप बाहर बस गए हैं, आप बाहर बस गए, बात ध्यान रखना, और आप इंडिया आते हैं किसके लिए? विजिट करने के लिए प्रीवियस ईयर में, तो हम 60 दिन की जगह कितने दिन देखेंगे? 182 दिन देखेंगे। क्लियर होगी? चलिए जी, अब आती है हमारी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? इसी का अब जो इसी को हम देखेंगे, अब 60 की जगह 182 देखा, अब क्या कहता है कि भैया 182 नहीं, गवर्नमेंट ने क्या कहा, नहीं 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 जी ये तो बहुत ज्यादा हो रखा है, 120 दिन देखेंगे। 120 दिन किसके लिए देखेंगे? पहली बात तो इंडिविजुअल होना चाहिए, बीइंग एन इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय नागरिक हो या पीओआई हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, जो कि बाहर रहता है, कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, भारत में भ्रमण के लिए आता है, हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग ₹15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसकी इनकम, जिसकी जो टोटल इनकम है फॉरेन सोर्सेज के अलावा, फॉरेन सोर्सेज के अलावा मतलब डोमेस्टिक इंडिया से किसी तरीके से उसकी कोई इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है, ये लिमिट याद रखना एमसीक्यू के लिए, 15 लाख से ज्यादा है, तो हम उसके लिए दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में 60 दिन की जगह हम कितने दिन देखेंगे? 120 दिन देखेंगे। कितने दिन देखेंगे? 120 दिन देखेंगे। 182 के लिए तो ये 3 हो गए, और ये जो 120 दिन वाली जो कैटेगरी है उसके लिए क्या है कि इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और फॉरेन सोर्सेज के अलावा उसकी कोई इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, तो उसके लिए जो इनकम, उसके लिए जो सेकंड कंडीशन, बेसिक कंडीशन की जो सेकंड कंडीशन है, वहां पर 160 दिन की जगह 120 दिन कंसिडर किए जाएंगे। ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है सेक्शन 6 में लिखी हुई है। चलिए, इसके बाद आता है कि ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, इसमें हम ये देखते हैं कि, एक मिनट, रेजिडेंशियल स्टेटस में हम ये देखेंगे कि पर्सन ऑफ डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन जो है, वो आपको मैंने बता दिया कि जिसके दादा दादी में से किसी, माता पिता में से, खुद का में से किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। इसके बाद एक और केस आता है कि हमारे इंडिया के कुछ लोग जो है वो फॉरेन शिप में काम करते हैं, फॉरेन बाउंड शिप में काम करते हैं, ठीक है, एज ए क्रू मेंबर के रूप में काम करते हैं, एज ए क्रू मेंबर के रूप में काम करते हैं फॉरेन बाउंड शिप में। तो भाई फिर उसके लिए पीरियड, क्योंकि वो तो बाहर चला जाता है शिप चलाने के लिए, जहाज चलाने के लिए, तो फिर उनका पीरियड, स्टे ऑफ जो पीरियड इंडिया में है वो कैसे काउंट करेंगे? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला। किसने निकाला? सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसने कहा जी कि भाई जब से वो एक, उनका एक सर्टिफिकेट होता है कि भाई अब से ये ड्यूटी स्टार्ट हो रही है इसकी, द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय द सेड इंडिविजुअल फॉर द एलिजिबल वॉयज, वॉयज मतलब जो उनका जो शिप टाइप का जो होता है उसको वॉयज बोलते हैं, ठीक है, उसकी भी डेफिनेशन दे रखी है, बट आपके कोई काम की नहीं है ऐसे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब से उसने वो उनकी जो सर्विस है जब उसने ज्वाइन की, और द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जब से वो पूरी हुई, साइनिंग ऑफ हुआ उसका, तब का पीरियड हम क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे उस पर्सन के लिए।
कि अगर आपने ऐसा कोई फॉरेन बाउंड शिप अगर ज्वाइन कर रखा है, तो जब से आपने वो ज्वाइनिंग उनकी साइन की है, उस पीरियड से लेकर डिस्चार्ज साइनिंग ऑफ वाला जो पीरियड है, वहां तक का पीरियड हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। बस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सा बात याद रखना है, ज्यादा अपन को इसमें डिटेल में नहीं जाना है कि फॉरेन बाउंड शिप के केस में जो हम पीरियड निकालते हैं उसमें ये करते हैं। अब आता है कुछ रेजिडेंशियल स्टेटस की बेसिक बातें कि साहब पहली बात तो आता है कि ये इंडिया, इंडिया का मतलब क्या है। इंडिया का मतलब दिया हुआ है सेक्शन 225, एक मिनट, सेक्शन 225 ए में किसको डिफाइन किया गया है, इंडिया को डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक सेक्शन 225 ए में इंडिया को डिफाइन किया गया है। इंडिया मींस द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड्स एंड सब ऑयल अंडरलाइंग सच वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर मैरीटाइम जोन। ठीक है, ये जो एरिया होता है इसको अपन बोलते हैं इंडिया, यानी भारत की भूमि, भारत का जो भारत के साथ में जो समुद्री सीमा लग रही है वो, या हमारे ऊपर का जो आसमान है, नीचे धरती आसमान सबको कवर कर रही है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब जो एरिया है ये हमारा इंडिया की डेफिनेशन में आता है, और ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 225 ए में दिया हुआ है। दूसरी बात आती है कि रेजिडेंशियल स्टेटस के जो पीरियड काउंट करेंगे, तो क्या उस व्यक्ति का कंटिन्यू रुकना जरूरी है, नहीं, नॉट कंपल्सरी। ऐसा नहीं है कि भाई वो कंटिन्यू रुके 182 दिन, नहीं, वो 20 दिन रुक गया फिर चला गया प्रीवियस ईयर में, फिर आया फिर 50 दिन रुक गया फिर चला गया, फिर वो 10 दिन रुका फिर चला गया। तो आपका रुकना कंपल्सरी नहीं है, कुल मिला के आपका जो स्टे पीरियड है इंडिया में वो 182 दिन से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, it is not necessary for an individual to stay at his usual place of residence, business और employment। आज मैं शिमला हूँ, कल मैं मनाली हूँ, कल मैं जयपुर हूँ, कल मैं उदयपुर हूँ, फिर मैं महाराष्ट्र में हूँ, फिर मैं बंगाल में हूँ, फिर तेलंगाना में हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका जो रुकना है वो एक ही प्लेस पे हो, कहीं भी हो सकता है, कोई सी भी जगह हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। While counting the number of days of stay in India, the date of arrival as well as departure are to be included for determining the period of stay in India। ये इंपॉर्टेंट है, आप अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो तो जिस दिन इंडिया में आया, जिस दिन उसने जो भारत की लैंड को टच किया, उस दिन से लेकर जिस दिन वो छोड़कर जा रहा है, दोनों दिनों को काउंट करेंगे। मान लो 12 जुलाई को आया तो 12 जुलाई वाला दिन भी काउंट होगा, और 19 सितंबर को गया तो 19 सितंबर वाला दिन भी काउंट होगा, दोनों दिन को काउंट करेंगे। क्लियर है। इसके बाद अगर वो पार्ट ऑफ डे में रुकता है, तो फिर उसके क्या काउंट किए जाएंगे, घंटे काउंट किए जाएंगे, कितने घंटे रुका, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, फिर दोबारा आया तो फिर कितने घंटे रुका। ऐसे करके देखेंगे, अगर टोटल 24 घंटे हो रहे हैं तो हम उसको क्या मानेंगे, पूरा एक दिन मानेंगे। क्लियर है जी। तो मेन बात क्या है, ये भी हमारा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि रेजिडेंस का सिटीजनशिप से कोई रिलेशन रिलेशन नहीं है। यानी आप भारत के में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा रेजिडेंट रहोगे, नहीं। आप अगर 182 दिन जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, आप पूरे 365 दिन प्रीवियस ईयर में बाहर हो, तो आप नॉन रेजिडेंट हो जाओगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन चेक करेंगे फिर आपके लिए। तो रेजिडेंस का जो रिलेशन है वो सिटीजनशिप से या प्लेस ऑफ बर्थ से या डोमिसाइल से किसी से भी नहीं है, सिर्फ जो रिलेशन है वो किससे, हम आपका इंडिया में कितने दिन रह रहे हो उससे रिलेशन है। भारतीय नागरिक होने से, भारत में पैदा होने से, ये भारत की आपकी नागरिकता, उससे आपके पास इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए जी, अब अपन पढ़ते हैं इसको आगे। आगे हम इसको और डिस्क्राइब करें कि सेक्शन, ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन आया है, ये अभी पिछले साल ही आया है, तो फाइनेंस एक्ट 2022 से इसको ऐड किया गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं डीम्ड टू बी रेजिडेंट, सेक्शन 61A। पहले बात तो सेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, नया सेक्शन है सेक्शन 61A। ये क्या कहता है जी, आप रेजिडेंट नहीं हो लेकिन हम आपको क्या कर लेंगे, मान लेंगे, डीम कर लेंगे। किसके लिए है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है जी। पहली कंडीशन क्या है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसकी टोटल इनकम अदर देन, ये ध्यान रखना वर्ड का, अदर देन फॉरेन सोर्सेज मस्ट एक्सीड ₹15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसकी जो इनकम है वो प्रीवियस ईयर में 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए फॉरेन सोर्स के अलावा, यानी कुल मिलाकर भारतीय सोर्स से आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। आपने किसी दूसरी कंट्री में कोई टैक्स नहीं दिया है,
किसी भी वजह से, रेजिडेंस की वजह से हो, चाहे आप आपका कोई और अगर नेचर हो वहां पे, तो दूसरी कंट्री में आपने कोई टैक्स नहीं दिया है और आपकी इनकम भारतीय सोर्स से 15 लाख से ज्यादा है और आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो हम आपको क्या कर लेंगे, मान लेंगे डीम्ड टू बी एनओआर, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। ठीक है, हो सकता है तीनों कंडीशन का एमसीक्यू आ जाए, हो सकता है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका आ जाए। क्लियर है जी। बात आती है इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब क्या होता है। इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से रिसीव हो रही है होने को तो, एक्सेप्ट इनकम डिराइव फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन और ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इसमें किसको शामिल नहीं करेंगे, यानी ऐसा कोई बिजनेस जो भारत से कंट्रोल होता है वो शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इनकम which accrue or arise outside India and which is not deemed to accrue or arise in India, वो किस में नहीं आती है, डीम्ड वाली कैटेगरी में नहीं आती है, अंडर सेक्शन 5, अंडर सेक्शन 5। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर इनकम है उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये याद रखना, एग्जाम में जरूर पूछेगा। चलिए जी, अब आता है ओआर और एनओआर, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, ओआर क्या होता है, एनओआर क्या होता है, तो रेजिडेंट हो गया यानी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, उसके बाद ये देखेंगे कि वो ओआर में आता है या एनओआर में आता है। उसके लिए मैंने कहा था एडिशनल कंडीशन होती है, और हमारी दो एडिशनल कंडीशन होती है। पहली कि अगर कोई व्यक्ति मान लो जो रेजिडेंट हो चुका है प्रीवियस ईयर में, अगर वो नॉन रेजिडेंट है इन एनी 9 years आउट ऑफ द टोटल 10 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, या मैं ऐसे कहूं कि पिछले 10 सालों में अगर वो कोई से भी 2 साल अगर वो रेजिडेंट रह गया, पिछले प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में, 10 years में कोई से भी 2 साल, कोई से भी 2 साल वो क्या बन गया है, रेजिडेंट। क्या बन गया है, वो रेजिडेंट बन गया है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, पिछले 7 सालों में, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल, 1 2 3 4 5 6 7, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में कुल मिलाकर कैसे भी 730 दिन अगर वो इंडिया में रहता है, तो भी क्या हो जाएगा, एडिशनल कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। एडिशनल कंडीशन हमारी दो होती है, दो क्या होती है, पहली कि प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में कोई से भी 2 साल, कोई से भी 2 सालों में वो 2 बार क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में 730 दिन इंडिया में होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, ओआर बन जाएगा, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। क्लियर। अब जो लॉ में जो डिफाइन किया गया है वो एनओआर को डिफाइन किया गया है, उल्टा उल्टी बात कह रहा है कि साहब अगर वो नॉन रेजिडेंट है 10 सालों में 9 साल, उल्टा हो गया ना, 10 साल में 2 साल की बात होती है रेजिडेंट के लिए, ये कह रहा है कि 10 साल में 9 साल, 9 बार अगर वो नॉन रेजिडेंट हो गया तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अगर वो इंडिया में 729 दिन और कम, इससे कम इंडिया में रुकता है पिछले 7 सालों में, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में, तो क्या बन जाएगा, एनओआर बन जाएगा। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एडिशनल जो कंडीशंस दी गई है वो कहां दी हुई है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में दी हुई है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में। आपको एनओआर नहीं पढ़ना है, आपको ओआर पढ़ना है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशंस पढ़नी है। क्या कि प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में 730 दिन इंडिया में होना चाहिए। ठीक है जी। तीसरी कंडीशन जो डीमिंग वाली थी, ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, वही 15 लाख से अगर ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड he comes to India for the purpose of visit to India during the relevant previous year, and he has been in India for a period or amounting to all 120 days or more but less than 182 days। हमने कहा था कि अगर मान लो आप 120 दिन अगर आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, 120 दिन इंडिया में रहते हो और आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो हम आपको क्या मान लेंगे, रेजिडेंट मानेंगे। बट रेजिडेंट के बाद वाली जो कैटेगरी है वो क्या मानेंगे, एनओआर मानेंगे। ये सारी बातें किसमें है, एनओआर, ओआर नहीं है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। हमने आपको ध्यान है, मैं बताया था भी आपको, रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। फिर रेजिडेंट में क्लासिफाई करते हैं क्या, ओआर हो या एनओआर हो।
ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये तीनों ये किसके लिए है, एनओआर के लिए है। दो तो वो थी और एक तीसरी वो डीमिंग वाली होगी। ठीक है, चलिए जी। तो ध्यान रखना आपको सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में किसको डिफाइन किया गया, एडिशनल कंडीशंस को डिफाइन किया गया है। तो एक मैंने चार्ट बना दिया समरी आपके लिए पूरा रिवाइज करने के लिए कि भैया इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो कैसे निकालेंगे। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो जो सेक्शन जो इंडिविजुअल है वो इंडिया में 60 डेज या उससे कम अगर इंडिया में रह रहा है क्या, 60 दिन या 60 दिन से कम अगर इंडिया में रह रहा है, अगर हाँ 60 दिन से कम रह रहा है तो फिर क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। क्यों, हमारी दूसरी कंडीशन, पहले तो छोड़ो, पहले तो 182 दिन की बात कर रहे था, दूसरी कंडीशन में अपन ने क्या पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के से पहले के 4 सालों में 365 दिन होना चाहिए। तो 60 दिन से कम हो गया तो इसका मतलब वो तो नॉन रेजिडेंट हो गया। अगर हाँ जी कि साहब अगर वो 60 दिन से कम रह रहा है तो नॉन रेजिडेंट है, कि नहीं 60 दिन से कम नहीं रह रहा, 60 दिन से ज्यादा रह रहा है, नो में वाली कंडीशन में आ रहा है, तो फिर हम ये देखेंगे कि क्या 60 दिन से ज्यादा तो रह रहा है, तो वो ज्यादा वाला पीरियड क्या 182 डेज या उससे ज्यादा है क्या, 182 दिन या उससे ज्यादा है क्या। अगर आप कहते हो हाँ जी वो 182 दिन इससे ज्यादा रह रहा है तो हम क्या कहेंगे जी वो क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। क्या बन गया जी, वो रेजिडेंट बन गया। फिर हम कहते हैं कि नहीं 182 दिन से तो 60 दिन से तो ज्यादा है, 60 दिन से तो ज्यादा है बट 182 दिन से कम है, तो फिर कहाँ आएंगे हम, नीचे आएंगे। क्या देखेंगे, तो चलो बताओ, आप ये बताओ कि क्या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है बाहर या एज ए क्रू मेंबर गया है इंडियन शिप के लिए, तो आप कहते हो यस, अगर साहब कि उसने अगर इंडिया जो है वो हमारे प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ा है या क्रू मेंबर के लिए छोड़ा है, तो आपको याद है दूसरी कंडीशन में क्या रिप्लेस हुआ था, 182 डेज, तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट। आप तो ऊपर कह ही रहे हो कि 182 दिन से कम है तो क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट। अगर आप कह रहे हो कि नहीं 100 जो ये पर्सन जो है वो इंडिया छोड़ के गया एम्प्लॉयमेंट के लिए क्रू मेंबरशिप के लिए, ठीक है, तो अगर आप 100 ये छोड़ के गया तो फिर तो 182 दिन से आप क्या हो जाओगे, नॉन रेजिडेंट हो जाओगे, क्योंकि दूसरी कंडीशन में 60 दिन को रिप्लेस कर रखा है 182 डेज से। अगर ये नहीं है, इस कैटेगरी में नहीं आता है, तो फिर क्या कहेंगे, क्या आप इंडियन सिटीजन हो और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और आप क्या आ रहे हो, विजिट करने के लिए आ रहे हो, घूमने के लिए आ रहे हो इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो फिर क्या देखेंगे अपन, अगर आप इसके लिए आ रहे हो तो हम देखेंगे कि क्या आपकी टोटल इनकम जो फॉरेन सोर्सेज है उससे 15 लाख ज्यादा है, अगर है ये 15 लाख से ज्यादा है तो फिर वहां पर अपन 182 डेज की जगह क्या देखते थे, 120 दिन देखते थे। उस दूसरी कंडीशन का जो सेकंड पार्ट है वो तो सेम है कि आपका चार जो प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के जो 4 सालों है उसमें 365 दिन से ज्यादा आपका इंडिया में होना चाहिए, तो 120 दिन तो हो गया रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और उससे पहले के 4 सालों में हो गए 365 दिन। तो अगर आप यस कहते हो तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट में आ जाओगे। क्लियर है जी। तो ये पूरा जो चार्ट है जो अपन ने पढ़ा है उसी को पूरा रिवाइज करता है, आप इसको देख लेना, इसमें कुछ ज्यादा इतना दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, जो भी पढ़ा है उसी को अपन ने इसमें लिख दिया। हाँ जी, अब आएंगे अपन, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके लिए। अब आता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ अब ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, जो लफड़ा था सारा वो इंडिविजुअल में ही था, ठीक है। तो इंडिविजुअल के बाद हम आते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का जो स्टेटस है वो किस पे डिफाइन किया गया, सेक्शन 6(2) में डिफाइन किया गया। 6(1) में किसको डिफाइन किया गया, इंडिविजुअल को। 6(6) में किसको डिफाइन किया गया, एडिशनल कंडीशन को। एचयूएफ के लिए एक ही वर्ड देखते हैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। क्या देखते हैं, कंट्रोल और मैनेजमेंट। अगर वो पार्शियली और होली पूरी तरीके से या पार्शियली रूप से कहां पर है, इंडिया में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बोलेंगे। और देखो दोनों वर्ड है, होली और पार्शियली। और अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से आउटसाइड इंडिया है तो फिर क्या बोलेंगे उसको, नॉन रेजिडेंट एचयूएफ बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि आप जो रेजिडेंशियल स्टेटस जो देखेंगे वो किसके बेसिस पे देखेंगे, कंट्रोल और मैनेजमेंट के बेसिस पे देखेंगे। तो पहले बात आती है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट वर्ड क्या होता है। कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है कि जो आप परिवार को जो चला रहे हो उसका कंट्रोल कहां से कर रहे हो, मैनेजमेंट कहां से कर रहे हो, ठीक है।
तो सेक्शन 6 में ये डिफाइन किया गया है कि सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड नॉट टू द कैरिंग ऑन ऑफ डे टू डे बिजनेस बाय सर्वेंट एम्प्लॉइज और एजेंट। जो सेंट्रल कंट्रोल की बात होगी, जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आपके नौकर काम कर रहे हैं, आपके एजेंट काम कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। द बिजनेस में बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड येट इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में बी होली विद इन इंडिया। हो सकता है आपका बिजनेस जो है वो बाहर से हो, लेकिन जो कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। देयरफॉर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस इज सेड टू बी सिचुएटेड एट ए प्लेस वेयर द हेड एंड ब्रेन ऑफ द एडवेंचर इज सिचुएटेड। यानी जो बंदा डिसीजन ले रहा है वो कहां बैठा हुआ है, इंडिया में है, तो हम कहेंगे कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो कहां पर है, इंडिया में है। क्लियर। और फिर वही कहानी, रेजिडेंट। देखो रेजिडेंशियल स्टेटस हम देखेंगे क्या कि एचयूएफ का रेजिडेंट है या आप रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट के बाद में क्या देखेंगे, ओआर या एनओआर। ओआर और एनओआर के लिए सेम एडिशनल कंडीशन है, सेम एडिशनल कंडीशन जो आपने इंडिविजुअल में पढ़ी, सेम एडिशनल कंडीशन जो इंडिविजुअल में पढ़ी है। रेजिडेंट जो है वो कहां कैसे देखते हैं, कंट्रोल और मैनेजमेंट। कंट्रोल और मैनेजमेंट चाहे पूरी तरीके से इंडिया में हो, फुली और पार्शियली, तो फिर क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। और पूरी तरीके से बाहर हो, फुली आउटसाइड, फुली आउटसाइड इंडिया, तो फिर क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें तो।